प्रिय छात्रों, ऑनलाइन एकेडमी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर के आखिरी खंड को पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग मृदा संसाधन के बारे में देखेंगे। मृदा संसाधन क्या है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा की परिच्छेदिका क्या है, मृदा के 8 प्रकार कौन कौन से हैं, मृदा अपरदन कैसे होता है तथा मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो मृदा संसाधन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हमने पिछले अध्याय में देखा था, पिछले पार्ट में देखा था, सेकंड पार्ट में भूमि संसाधन देखा था। तो भूमि संसाधन का ही एक अभिन्न हिस्सा है मृदा संसाधन। जहाँ भूमि संसाधन मनुष्य के लिए सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं मृदा संसाधन मनुष्य के कृषि से संबंधित कार्यों को मृदा संसाधन संपादित करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय इस मैटर पर कि इसको हम नवीनीकृत कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे ज़्यादा यूरिया खाद फास्फेट का इस्तेमाल करके हम मृदा को जहाँ ऊसरीकृत कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उसमें हरी खाद का इस्तेमाल करके वृक्षारोपण करके उसे फिर से नवीन कर सकते हैं। इसीलिए इसको नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो मृदा निर्माण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ, इन सभी का सम्मिलित जो है प्रभाव होता है। मान लेते हैं हम एक समय विशेष, जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि एक जलवायु है, किसी विशेष समय में किसी स्थान पर उसकी जलवायु जो है वो निर्धारित करती है कि किस तरीके से मृदा का निर्माण होगा। और वो मृदा सबसे पहले जो है वहाँ की जो पैरेंटल रॉक है, जो उसकी अविभावीय चट्टान है, जो जनक शैल है, वो उस पर जब जलवायु अपना प्रभाव डालती है तो उसे मृदा का निर्माण होता है। और उसमें वनस्पतियाँ जो है उगती हैं, वनस्पतियाँ भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करती हैं। और ये भी निर्भर करता है कि वो मिट्टी जो है वो क्षेत्र कैसा है, वहाँ जो है पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। फिर इसमें खनिज और ह्यूमस जैसे तत्वों की अगर मान लेते हैं, जैसे अधिक वृक्ष लगे हैं, जीवाश्म ज़्यादा है, वहाँ पर वृक्षों से उत्पन्न पत्तियाँ और इस झाड़ियाँ सड़ गल करके मृदा में मिलती हैं, तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब मिला करके मृदा का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल क्या है। हम जिस तरीके से हमने देखा है कि मृदा के निर्माण में समय और जलवायु, उच्चावच बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो जो हम ऊपरी सतह देख रहे हैं मिट्टी की, क्या वास्तव में यही मिट्टी है, मृदा है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम धरातल को खोदें कुछ गहराई तक तो मिट्टी के विभिन्न लेयर्स मिलते हैं, परत मिलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं सबसे नीचे जो है कठोर आधार शैल है, जो इस तरीके से ये दिखाया गया है, आधार चट्टान है ये, और इसके ये बड़े बड़े संरचना में पाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में बदल जाते हैं। फिर ये और टूटते हैं, अपक्षय होते हैं, अपर्दन होता है विभिन्न गतिविधियों द्वारा। तो ये खनिज लवण में महीन महीन पत्थरों में टूटते हैं। फिर इसके बाद में जो अगली सतह है, इसमें कुछ बिलकारी जीव हैं, जैसे चूहे वगैरह हैं, और कुछ पेड़ पौधों की जड़ें हैं। ये सब मिल करके इसको और संगठित करती हैं। तो इस तरीके से, और कुछ पत्तियां हैं जो तृण हैं, ये सब झड़ करके और जो है सड़ करके फिर ह्यूमस का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से ये जो ऊपरी लेयर है, ये वास्तविक मृदा का
निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा मृदा के जो है मुख्य परत संस्तर, यही क्या है, मृदा की परिच्छेदिका है या प्रोफाइल है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय मृदा का वर्गीकरण। भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। तो भारत की मिट्टी 8 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से जलोढ़, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय वन मिट्टी, पीटमय दलदली मिट्टी और लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी हैं, जिसमें से हम ये 4-5 प्रकार की मिट्टियों को भारत के नक्शे में देख सकते हैं। किस तरीके से जो डार्क हरा दिखाया गया है, ये पर्वतीय वन हिमालय वाले क्षेत्र में, यहाँ हम देख सकते हैं ये हिमालय वाला क्षेत्र है, जो यहाँ पे पर्वतीय वन क्षेत्र है। और ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से 3 समुद्री नदी तंत्रों के माध्यम से 3 नदी तंत्रों के माध्यम से हुआ है, जिसमें एक नदी इधर से निकलती है जो सिंधु नदी तंत्र है, और एक नदी ये इस तरीके से आप देखिए ये सिंधु नदी तंत्र है, इधर से जाती है। और यहाँ पर एक जो है इसमें सिंधु नदी तंत्र में कई नदियाँ हैं, जिसमें 5 नदियाँ मुख्य हैं, जिसमें सतलज, व्यास, चनाब, रावी, झेलम, और इसका एक नदी तंत्र यहाँ से गंगा नदी तंत्र निकलती है, और तीसरी नदी तंत्र इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र निकलती है। तो इस तरीके से ये 3 प्रमुख नदी तंत्रों से ये क्षेत्र पूरा निर्मित हुआ है। लाए गए जो है गाद और कांप के निर्माण से ये क्षेत्र पूरा भर गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम मैदानों के निर्माण में इसका बात करेंगे आगे के अध्यायों में, तो देखेंगे किस तरीके से ये 5 से 6 किलोमीटर गहराई में जो है ये पूरी मैदानी क्षेत्र जो है गड्ढा था जब हिमालय का निर्माण हुआ था उसके बाद। तो इन नदियों द्वारा लाए गए कांप से ये पूरा भर गया है, इसलिए ये विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। और नेक्स्ट है लाल एवं पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, ये है लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये लाल और पीली मृदा का क्षेत्र ये वाला है पूरा, जिसमें हम देख सकते हैं महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा है, और काठियावाड़ वाला गुजरात का ये क्षेत्र हो गया, और यदा कदा इधर साउथ इंडिया में, और इधर ये आपका छत्तीसगढ़ वगैरह में पाया जाता है। और इसके बाद ये ब्लैक सॉयल है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो हमने अभी गलत बताया, काली मिट्टी का क्षेत्र है। और लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र जो है, फिर से समझ लीजिए आप, जो है ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये काठियावाड़ का क्षेत्र है। और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो है लाल एवं पीली मिट्टी का क्षेत्र है, ये वाला लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है। और ये लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है, जो इस तरीके से ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। और इसके बाद में ये वाला शुष्क क्षेत्र में जो है मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये भारत में मिट्टी का विभाजन देख रहे हैं हम, 8 प्रकार की मिट्टी के विभाजन हैं। अब हम इनका बारी बारी से एक एक प्रकारों का हम इनकी विशेषताओं सहित इनका अध्ययन करेंगे, उत्पत्ति से लेकर के। तो हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, और ये भारत की सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल में सबसे अधिक इसका विस्तार पाया जाता है। पूरे मृदा क्षेत्र में 43.4% इसका विस्तार पाया जाता है, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका क्षेत्र है मैदानी भाग, जो हमने पिछले वाले स्लाइड में बताया किस तरीके से 3 नदी तंत्रों के माध्यम से इस पूरे मैदान में इस मिट्टी का निर्माण हुआ। अगर विशेषताओं की बात करें तो ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना तथा कार्बनिक तत्व की अधिकता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर फसलों की बात करें तो इसमें गन्ना है, गेहूँ है, दलहन है, तिलहन है, चावल, ये सारी फसल इस मिट्टी में उपजाए जाते हैं। अगर इस मिट्टी की हम संरचना देखें तो कुछ इस तरीके से ये मिट्टी दिखाई देती है इस चित्र के माध्यम से। और इस मिट्टी को हम जो है निर्माण के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो खादर मिट्टी है और दूसरी बांगड़ मिट्टी। खादर मिट्टी जलोढ़ जो होती है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर मिट्टी कहलाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये नदी की तली है, इसमें से नदी का जल बह रहा है। अब बाढ़ के दौरान जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी इधर उधर अपने जो है घाटी से निकलकर बाहर फैल जाता है, और जब बाढ़ ख़त्म होता है तो नदी का जल जो है, जो बाहर फैला हुआ रहता है, वो फिर से वापस जो है आकर के अपनी घाटी में चला जाता है इस तरीके से। तो
इस वाले क्षेत्र में बहुत सारे जो है महीन गादमय मिट्टियों का जमाव हो जाता है इस क्षेत्र में ऐसे। तो ये एक नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है जो खादर कहलाता है। अब खादर ऐसे याद रखना, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर खाद शब्द से बना हुआ है, हम इस समझने के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए। खादर को कैसे याद रखें, खादर कैसी मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। तो खादर खाद शब्द से बना है, खाद किसी भी मिट्टी में लग जाती है तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, ये खादर मिट्टी होती है। और दूसरी है बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये नदी का क्षेत्र है और नदी से, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र से काफ़ी दूर क्षेत्र में फैले हुए मिट्टी के जो जहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वर्तमान समय में, तो वो बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। हम जहाँ पर रह रहे हैं आगरा के इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र बांगर मिट्टी वाला क्षेत्र है जहाँ पर अब यमुना का पानी यहाँ नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से ये बांगर मिट्टी क्षेत्र है जो कि खादर मिट्टी की अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें चूँकि कपास की कृषि अधिक होती है इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी जो है दक्कन पठार के बेसाल्टी चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित है। दक्कन पठार वाले क्षेत्र में, जैसे ये आपका इस तरीके से देख सकते हो, ये वाला क्षेत्र जो है मोस्टली क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये पूरा, इसको दक्कन का प्लेट्यू भी बोलते हैं, दक्कन का पठारी रीजन बोलते हैं। और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान जो है ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जब यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ था तो बेसाल्ट की लावा परतें यहाँ जमा हो गई थी। अब बेसाल्ट की चूँकि लावा परतें हैं जमा हुई थी तो इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। तो लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो है ब्राउन चॉकलेटी कलर का है, इसीलिए ये डार्क होने के कारण काली मिट्टी के रूप में दिखाई देती है। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अब अगर इसकी मिट्टी का प्रोफाइल हम कुछ देखें तो इस तरीके से ये हमें दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ये मतलब फट जाती है मिट्टी। इसकी विशेषताओं में एक है कि ये सूखने पर मिट्टी जो है दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर जब बारिश होती है या सिंचाई करते हैं तो गीली होने पे चिपचिपी हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता है, सूखने पे फट जाती है, दरार पड़ जाती है मिट्टियों में। तो ये काली मिट्टी है। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये महीन कण मृत्तिका से निर्मित है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। चूँकि बहुत चिपचिपी होती हैं इसलिए पानी अगर इसमें एक बार लगा दिया जाए तो काफ़ी लंबे समय तक इसमें पानी भरा रहता है, इसीलिए कपास की कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है। गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। जब ये गीली हो जाती है और सूख जाती है, गीली होने के बाद चिपचिपी हो जाती है, सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ये मिट्टी मैंने जैसा कि पीछे मैंने दिखाया है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, यानी कि इनको कम जुताई करनी पड़ती है इनकी। और इसमें अनाजों की बात करें तो कपास है, मोटे अनाज है, तिलहन है, सूर्यमुखी है, सब्जियाँ हैं और खट्टे फल जैसे अंगूर वगैरह की कृषि इसमें की जाती है इस मिट्टी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो ये किस तरीके से लालिमा दिखाई दे रही है, हल्की हल्की पीलापन भी है इसमें। इसका निर्माण होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के विघटन तथा वियोजन से होता है। रवेदार चट्टानों का जो विघटन और वियोजन होता है, विघटन मतलब टूटना और वियोजन मतलब जब जल की क्रिया उसके साथ में घुल जाती है तो उसको वियोजन कहते हैं। तो इस तरीके से अगर क्षेत्र की बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और पूर्वी भाग मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी वाला जैसा कि हमने चित्र में पीछे देखा था स्लाइड में। और विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल परंतु जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग दिखाई देता है, लेकिन जब इसमें जल की अधिक मात्रा मिट्टी में पहुंच जाती है तो इसलिए हल्का हल्का पीलापन पड़ जाता है इसमें। अत्यधिक निच्छालन एवं कंकरीली होने के कारण ये कम उपजाऊ होती है। चूँकि इसका निच्छालन अधिक होता है,
निच्छालन मतलब बारिश के बाद जो है मिट्टी नीचे चली जाती है, लीचिंग हो जाती है मिट्टी, तो ऊपर कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। इसमें अगर फसलों की बात करें तो बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, आलू की खेती की जाती है और कहीं कहीं इसमें चावल, रागी और सब्जियों की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटराइट मृदा की। तो लेटराइट ये ग्रीक शब्द लेटर से बना है। लेटराइट ग्रीक शब्द लेटर से, जिसका मतलब होता है ईंट। आप इस चित्र में देख सकते हो किस तरीके से ईंट की भांति जो है ये मिट्टी जो है इस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स में पाए जाते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें विशेषताओं की, उत्पत्ति की, तो यहाँ ये अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पर चूना एवं सिलिका के निच्छालन से इसका निर्माण होता है। चूना और सिलिका का निच्छालन जब होता है, अधिक वर्षा होगी तो वर्षा के कारण चूना और सिलिका जो है उसका निच्छालन हो जाएगा। निच्छालन मतलब लीचिंग हो जाएगा। ये मान लेते हैं जैसे ये सतह है हमारी, ये सतह है और यहाँ पर जो है ये मिट्टी चट्टानों की सतह है। अब बारिश अधिक होगी तो मिट्टी के उपजाऊ तत्व नीचे चले जाएंगे निच्छालित होकर के, चूना वगैरह और सिलिका वगैरह, तो ऊपर जो है इसका कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से इस मिट्टी का निर्माण होता है और ख़ास करके प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भागों के ऊपरी क्षेत्रों में होता है। और इस क्षेत्र की बात करें अगर इनका विस्तार कहाँ है तो पश्चिमी घाट। अब इस तरीके से चित्र में समझ सकते हो, ये है हमारा भारत का मानचित्र। तो पश्चिमी घाट इसको सह्याद्री भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया। पूर्वी घाट ये वाला हिस्सा हो गया। राजमहल की पहाड़ी ये वाला हिस्सा हो गया। राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर है, राजमहल की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी ये वाला हिस्सा हो गया। असम और मेघालय जो है पूर्वोत्तर राज्यों में है। इनके शिखरों पर, पर्वतीय शिखरों पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। विशेषताओं की बात करें तो इनका स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर कोमल तथा सूखने पर कठोर एवं कटीली हो जाती हैं। ये भी, इसकी भी विशेषता काली मिट्टी जैसी थोड़ी सी है। भीगने पर ये चिपचिपी और कोमल हो जाती है और सूखने पर ये कठोर और कटीली हो जाती है। लोहा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की अधिकता के कारण इनका रंग भी लाल होता है। इसमें भी लोहा ऑक्साइड पर, क्योंकि दक्षिण भारत की मिट्टियां हैं तो ये सब चट्टानी मिट्टियां हैं, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पर लोहा ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इनका रंग लाल होता है। वैसे तो ये क्षेत्र झाड़ एवं चारागाह के लिए जाने जाते हैं। इसमें झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं चारागाह के लिए, लेकिन उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कमी, चाय, कॉफ़ी, रागी, काजू जैसी फसलों की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट पर्वतीय वन मृदा। पर्वतीय वन मृदा जैसे कि आप ये देख सकते हो, पर्वतीय मिट्टी है ये। तो ये क्षेत्र है आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला पूरा जो क्षेत्र था इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा जो है पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरा जो है ये वाला पूरा हिस्सा पर्वतीय वन मृदा का क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो है हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर के पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। इनका गठन गाद, दोमट व सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढालों पर मोटे कण पाए जाते हैं। जो ऊपरी ढाल वाली मृदा होती है वहाँ मोटे कण पाए जाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि कहीं कहीं मलबापात हो जाता है। मलबापात होने के बाद में महीन महीन रेत नीचे गिर जाते हैं घाटी में, तो वो महीन कण होते हैं, लेकिन ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में इसके जो है कण मोटे होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में मृदा अधिक उपजाऊ होती है। नदी घाटियों के जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में जो है मिट्टियाँ जमा होती हैं वो अधिक उपजाऊ होती हैं। और फसल की बात करें तो यहाँ मिश्रित फलों की खेती होती है, जैसे सेब वगैरह है। इस तरीके से फलों की खेती की जाती है, गेहूँ, मक्का, जौ। और इसके अलावा जो है बासमती चावल की खेती भी हिमालय क्षेत्र में की जाती है, उसमें जो है सीढ़ीदार खेती करके। अगला है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस तरीके से मरुस्थलीय मृदा जो है ये आपका पूरा इस तरीके से तरंगित रूप में जो है ये पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा तरंगित रूप में, ये रेत ही रेत है पूरा। तो ये लाल और भूरे रंग की मृदा होती है, अनुर्वर, रेतीली और लवणीय होती है। सिंचाई संपन्न क्षेत्रों में गेहूँ व कपास की खेती हो जाती है। गेहूँ व कपास की खेती कर ली जाती है यहाँ पर, जहाँ पर सिंचाई की जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाली इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि
पश्चिमी राजस्थान में ये वाला क्षेत्र है। तो इंदिरा गांधी कैनाल से क्या होता है कि अभी श्री गंगानगर तक जो है राजस्थान में इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जल जो है सतलज नदी का निकाल करके ले जाया गया है, जिससे कि यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में इसका विस्तार पाया जाता है। तो एक सेकंड, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया प्रमुख मृदा के प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन और संरक्षण, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन। तो इसके दो कारक हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में पवन है, सरिता है यानी कि नदियाँ हैं, नदियाँ नलिकाएँ, हिम नदी है, समुद्री लहरें हैं, या फिर जो है काष्ठ प्रदेश में, चूना प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाले जल हैं। ये सब जो है प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारक में बात करें तो वृक्षों का अधिक कटाई करना, वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, निर्माण, ये सब जो है मानवीय कारक हैं जो मृदा को अपरदित करते हैं। अगर हम उदाहरण से समझें, जैसे ये है आपका बीहड़ वाला क्षेत्र, जहाँ पर चंबल का क्षेत्र है। ये चंबल का क्षेत्र है। चूँकि इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें चूँकि खुली मिट्टी पाई जाती है, वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं, तो जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें इस खुले मिट्टी क्षेत्र में पड़ती है, तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी ऐसे रील का निर्माण होता है, छोटे छोटे रील्स का निर्माण हो जाता है। जब धाराएं, पतली धाराओं में जल बहने लगते हैं इस तरीके से, तो इनको रील्स बोलते हैं, ठीक है। और जब ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जैसे कि ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको गली अपरदन या अवनलिका अपरदन कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। और ये ज़्यादा मात्रा में पूरे क्षेत्र में दिखाई देने लगता है, तो इस तरीके से ये पूरा बीहड़ का निर्माण हो जाता है, जिसको उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। तो इस तरीके से बैडलैंड टोपोग्राफी, तो मृदा का अपरदन इस तरीके से होता है। अब जैसे पवन वाले क्षेत्र कहाँ प्रभावित होंगे? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन ज़्यादा तीव्र गति से बहती हैं। और सरिता नदी जहाँ बरसात का क्षेत्र होगा वहाँ पर, हिम नदी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को प्रभावित करेंगी। समुद्री लहरें तटीय क्षेत्रों में, ये वाला जो तट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लहरें टकराएंगी और मृदा को अपरदित करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और मानवीय कारक तो हर जगह जहाँ जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ मृदा को अपरदित करता है। अब मृदा का अपरदन हो गया, तो संरक्षण की बात कर लें। इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है? तो अगर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा के अपरदन की ज़्यादा संभावना बनी रहती है, तो इन क्षेत्रों में हम समोच्च रेखीय जुताई करके, जैसे ये सीढ़ीदार जुताई हो रही है, देख रहे हो, इस तरीके से सीढ़ीदार खेती की जा रही है। तो खेत ऐसे बनाए जा सीढ़ीदार, और इसमें जगह जगह पर वृक्ष रोप दिए जाते हैं कतारों में। तो इस तरीके से ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखीय समानांतर जुताई करके, जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और इसके अलावा जो है, जहाँ पर हवा ज़्यादा तेज़ चलती है वहाँ पर जो है घास का, फसलों के बीच में घास को उगाया जाता है। एक सेकंड, आगे निकल गया। तो फसलों के बीच में घास पट्टी को लगाया जाता है, जिसको स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, पट्टी कृषि कहते हैं। तो ये है आपका घास, ये देखा आपने, ये घास लगाया गया है और इधर फसल है। तो इस तरीके से ऐसे खेती करके हम जो है मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसके अलावा तेज़ हवा वाले क्षेत्र में, जैसे कि इस चित्र में देख सकते हो आप, ये जो है शेल्टर बेल्ट्स लगाए गए हैं। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि रक्षक कतार में जो है, मेड़ पे जो है कतारों में वृक्ष रोप दिया जाता है, जिससे कि हवा के कारण मृदा का अपरदन ना हो पाए, कम से कम मात्रा में मृदा का अपरदन हो। तो ये रहा हमारा थर्ड लेक्चर का पूरा जो है पूरा ये ख़त्म हुआ हमारा चैप्टर जो है 3 भागों में जो चल रहा था, पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर हम इसकी पूरे चैप्टर की समरी देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, तो हमने देखा फर्स्ट वाले यूनिट में जो पढ़ा, ये पूरा फर्स्ट यूनिट का खंड था यहाँ तक जो है। इसमें हमने मृदा देखा, वो संसाधन देखा, संसाधन के किसे कहते हैं, फिर संसाधन के प्रकार देखा, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पढ़ा। फिर संसाधनों का विकास कैसे होता है ये देखा। फिर सतत पोषणीय विकास क्या है। फिर रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर हमने देखा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में
हुआ। फिर संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है ये देखा। फिर हमने सेकंड खंड में देखा भूमि संसाधन क्या है और भारत में भू उपयोग के प्रारूप देखा, जिसमें हमने देखा कि भूमि किन किन क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। फिर निम्नीकरण और संरक्षण देखा भूमि का। और आज थर्ड खंड में हमने देखा मृदा संसाधन क्या है, मृदा की परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल कैसे बनती है, मृदा के प्रकार हमने 8 प्रकार के देखे, मृदा अपरदन देखा, फिर मृदा संरक्षण देखा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा जो है ये आज ख़त्म होता है। और अब इसी के साथ जो है अब हम फिर मिलेंगे एक आध दिन गैप के बाद में। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये प्रयास सफल रहा, आप लोगों को समझ में आ रही हैं ये बातें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और ख़ुद सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी भी आप जो है बेल वाले आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक करना तो ना भूलिए अगर पसंद आ रहा है तो। इसी के साथ धन्यवाद।